रजत जी, मेरा नाम सुनील ग्रोवर है। आप प्लीज आप खड़े रहने की क्या आदत है बहुत आपको? बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता मैं हूँ। आप आज सवाल नहीं पूछेंगे सर। आज आप आप बैठिए आइए यहाँ। आप कुर्सी का मजा लीजिए। आज आप बैठिए। सवाल इतने सारे, मुझे लगता है आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाते होंगे तो एग्जामिनर को 4 सवाल पूछ के आ जाते होंगे। सर यहाँ बैठिए आप। आज कुर्सी कैसी लग रही है आपको? बहुत कंफर्टेबल है। 25 सालों से सवाल पूछ रहे हैं, आज कटघरे में बैठकर आपको कैसा लग रहा है? अभी आप देखते जाइए, जब मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, आज आप सवाल नहीं पूछेंगे। आप इसकी कसम खाइए। मैं संगीता है यहाँ पे? संगीता की कसम तो सलमान खाएंगे, मैं क्यों खाऊंगा? ये संगीता पे के सर पे हाथ रख के आप कसम खाइए कि आज सवाल पूछेंगे नहीं आप। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं सवाल जरूर पूछूंगा, उसके अलावा कुछ आता नहीं मुझे। लेकिन आज आप कटघरे में, आपको कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अदालत में। सबसे पहला सवाल आप पर इल्जाम लगाया है जनता ने। ये जनता कौन है जो इल्जाम लगाती है? एकदम ये कहाँ मिलती है जनता आपको? सारा टाइम ये देखिए सामने ये जनता बैठी है। आपके पास टाइम है जनता से मिलने का? टीवी शो आप एंकर कर रहे होते हैं, सारी न्यूज इकट्ठे, बुलेटिन आप इकट्ठे कर रहे होते हैं, इतना काम करते हैं आप, जनता से मिलने का टाइम कब मिलता है? मैं हर रोज मिलता हूँ जनता से, हर रोज। जो मेरी ताकत है वो इस जनता से आती है। इस जनता ने मुझे बनाया और जनता के जो सेंटिमेंट्स हैं वही सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना नहीं प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा? क्या कहा? डोंट चेंज योर रोल, बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। आज तो बैठ जाइए थोड़ी देर, मजे के लिए बैठ जाइए, कुर्सी का मजा तो लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, ऑडियंस बैठी होती है, जज बैठे होते हैं, सारे जितने लोग आते हैं आपके शो में, इस कटघरे में बैठे होते हैं, आप खड़े रहते होते हैं। ऐसा क्या खाते हैं आप? इतनी टांगों में इतना दम है आपकी, हमेशा खड़े ही रहते हैं आप। ये जो पब्लिक है ना, ये बहुत दम देती है। जब लोग प्यार करते हैं तो ताकत अपने आप आ जाती है। लोग तो वैसे ही आपको बहुत प्यार करते हैं, इंडिया में सारा इंडिया आपको बहुत प्यार करता है, इंडिया टीवी को प्यार करता है। लेकिन इतने सवाल कहाँ से आते हैं आपको? जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो लिखा आता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। आप फेसबुक खोलते होते हो तो आप पूछ सकते हो फेसबुक से व्हाट्स ऑन योर माइंड भाई। हाँ, और वो भी कहता होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। इतने सवाल कहाँ से आते हैं? सुनिए, सवाल तो तैयारी से आते हैं, रिसर्च से आते हैं, तैयारी करता हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता जैसा आपको लग रहा है कि आए तो सवाल पूछना शुरू कर दिया। कभी शो से आप 5 मिनट पहले तक मुझे मिलेंगे तो मैं बहुत नर्वस होता हूँ। हर शो से पहले टांगे काँप रही होती हैं, लगता है कि पता नहीं आज पूछ पाऊँगा या नहीं पूछ पाऊँगा। कभी लगता है कि वो लाइट बंद हो जाए, ये छत गिर जाए, आज रिकॉर्डिंग ना हो कम से कम। और जब ऋतु मेरी वाइफ हैं जो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, उनकी आवाज़ कान में पड़ती है 10 सेकेंड्स टू गो, 9, 8, 7, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आती है, बदलना शुरू हो जाता है। देन लाइट्स, कैमरा, एक्शन। उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ से सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछने को मटेरियल दिमाग में आ जाता है। जो तैयारी की होती है उसका 70-80% तो बेकार होता है। अपने आप कोई ताकत है ऊपर से जो करवाता है। ऊपर से नहीं, मेरे को लगता है रितु मैम की जो कानों में आवाज़ आती है आपको, उसमें ताकत है। नहीं, मैं ईपी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ आपकी अदालत में। अच्छा, कोई किसी की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जब मैं शो कर रहा हूँ तो फिर बिल्कुल ऑन माई ओन। बस वो जो सुनाई देती है ना 10 सेकेंड्स टू गो, तो वो लगता है आप चेतावनी है, सीधे हो जाओ, प्रोग्राम ठीक से करना। 25 सालों से आप अदालत चला रहे हैं और 18 साल से आपकी अदालत चला रही हैं रितु मैम। तो घर पे जाते हैं तो आपकी अदालत लगती है? फिर सवाल मेरी आपसे सबसे बड़ी क्रिटिक है। अच्छा, कितना भी कर लूँ वो संतुष्टि नहीं होती। इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई, आज न्यूज़ में ये क्यों कह दिया, ये क्यों नहीं कहा, इसको ऐसे करना था, आज ये आइस क्यों नहीं ऐसे ठीक लग रही थी, आज स्माइल कम क्यों कर रहे थे। तो वहाँ सवाल आपके बंद हो जाते हैं? सवाल ही नहीं जबान उठता? बंद हो जाती है। आपकी शादी हो गई? मेरी हो गई है। तो पता तो होना चाहिए। मेरे को तो इसमें पता, पूछने मैं की पूछ क्या रहा हूँ बात कि है? आप जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सवाल, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? सिर्फ जवाब देते हैं और वो भी मुश्किल से निकलते हैं उनके सामने। अच्छा, तो जनता के कुछ सवाल मेरे पास हैं। सबसे पहला सवाल है कि आप गुस्सा क्यों नहीं करते? दूसरे डिबेट के जो प्रोग्राम आते हैं टीवी पे देखते हैं, उसके अंदर टेबल तोड़ देते हैं आदमी, जूते चप्पल चलते हैं, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ यहाँ से यहाँ चला जाता है, या फिर ऐसे चला जाता है, या फिर आप ऐसे हो जाते हैं। तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आई थिंक ये टेम्परामेंट है। शुरू से ही बचपन से ही बाबूजी ने ये सिखाया था कि जो गुस्सा है वो दुश्मन है अपना।
अच्छा। अगर आप गुस्सा करते हैं तो अपना ही खून जलाते हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जितने बड़े होते जाओ, जितना अचीव करते जाओ, बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाते जाओ। तो जब मैं आपकी अदालत में एंटर करता हूं तो अपने आप को कहता हूं बर्दाश्त करना है, कोई कुछ भी कहे गुस्सा नहीं। आपने 25 साल से जो शो होस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई मोमेंट, कोई क्षण तो होगा जिसके अंदर आपको गुस्सा आया हो? नहीं, वो गुस्सा दिखाता नहीं हूँ, अंदर आता भी है। तो अब ऐसे कोई लोग आते हैं शो में जो किसी सवाल का जवाब नहीं देते। अब एक गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, वो कटघरे बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आपने गवर्नर को जो हाउस है उसको राजनीतिक अड्डा बना दिया है। चुप। मैंने कहा जी मैं आपसे कह रहा हूँ आपने गवर्नर हाउस को राजनीतिक अड्डा बना दिया है। जी नहीं। अब क्या करूं? मैंने कहा देखिए वो चंद्रा स्वामी आए थे, उन्होंने वहां पर एक यज्ञ किया था, बहुत सारे लोगों को बुलाया था। जी नहीं। तो बड़ा अंदर से आता है बोलो, मन करता है इनको पकड़ के झंझोड़ दूं, बोलो। लेकिन एक एपिसोड था जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल आए हुए थे, वहां पे आपने थोड़ा सा गुस्सा किया था। थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए, क्योंकि उन्होंने इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया था जो कभी किसने नहीं उठाया। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। आपकी अदालत हो, आज की बात हो, इंडिया टीवी का न्यूज़ हो, मैं कभी कोई किसी तरह कोई समझौता नहीं करता। तो उन्होंने कहा आपकी जो सर्वे था वो फर्जी था, आपकी बातें फर्जी हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा आया। इस बात का गुस्सा तो नहीं था कि आप लेके आपकी अदालत से उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी? नहीं, इस बात का गुस्सा तो अब है। लोग सोचते हैं ये आपकी अदालत, उन्होंने भी सोचा था वो आए तो सोचा उनकी पार्टी की अदालत है, आपकी अदालत। तो उन्होंने कभी आपसे ये सवाल नहीं किया, इस बात का गुस्सा तो नहीं कि आप हमेशा सवाल पूछते हैं और आपकी एलएलबी की डिग्री किधर है? कई बार लोग घर पे आ जाते हैं, हमारा केस लड़ दीजिए। वो सोचते हैं मैं वकील हूँ। मैं बहुत समझाता हूँ, नहीं मैं नहीं सर, एक मारा तो लड़ी दीजिए केस। और जब मैं किसी कोर्ट में जाता हूँ तो जो जज होते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम, कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि केसेस हुए, तो जैसे जाता हूँ तो जज साहब सबको बिठाते हो अदालत में, अब आए ऊँट पाड़ के नीचे। 25 साल से ये शो चल रहा है और जनता की मांगे तब कुछ और थी, आज जनता की मांगे कुछ और हैं, लेकिन आपकी मांग एक ही है, लेफ्ट साइड से ऐसे राइट साइड को जा रही है। आप बिल्कुल नहीं बदले, मतलब उसी तरह से सूट में आप पहले आते थे, अब भी उस सूट में ही आते हैं। आप हमेशा सूट में ही रहते हैं कि दूसरा कपड़ा भी पहनते हैं कभी? अब ये किराए के सूट होते हैं तो 2 घंटे के लिए ले आते हैं जब शो करने के लिए। तो कभी भी आपको पता है, मैंने गूगल पे जाके देखा कि सर की कोई फोटो, रजत सर की फोटो कोई मिल जाए जिसमें कुछ शॉर्ट्स पहने हो, पजामा पहना हो, कोई फोटो, गूगल कहता मेरे पास भी नहीं है। आपके परिवार वालों ने देखा आपको कभी बिना सूट के? कभी नहीं, एक्चुअली सच बात तो ये है कि जब प्रोग्राम करते हैं तो ही ये सूट पहनते हैं। जब शुरू किया था तब तो ऐसे सूट भी नहीं थे। तब शुरू में प्रोग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े बेढबे थे, उल्टे थोड़े बड़े होते थे। और बाद में धीरे धीरे जब ऋतु जी ने इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने थोड़ी ड्रेस सेंस भी सुधार दी, कपड़े पहनना सिखा दिया, टाई बांधना सिखा दिया। लेकिन हमने एक फोटो निकाली है जो रजत जी की है, वो बीच के सामने खड़े हुए हैं, तो वो फोटो देखते हैं। आइए वो फोटोग्राफ प्लीज दिखाई जाए। वो देखिए, इसमें भी आप ऑलमोस्ट फॉर्मल कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। बीच के सामने भी आपने बमूडा नहीं पहना हुआ, कोई शॉर्ट्स नहीं पहना हुआ, वहां पे भी आप तैयार है कि पता नहीं कब प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लग जाए। ऑलमोस्ट टाई लगाने की कमी है, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं। सच बात यह है कि प्रोग्राम्स की वजह से तो सूट पहनता हूँ, लेकिन ऐसी जगहों पर भी अब धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे एक शादी के लिए जो बीच पर थी फुकेट में, तो वहाँ शॉर्ट्स भी पहने थे। वो तस्वीरें आपके पास नहीं, तो ये मेरा कसूर नहीं है। वो आपने खिंचवाई नहीं? नहीं खींची है। खींचिए, है आपके पास, देख सकते हैं हम लोग आज इंडिया टीवी पे लाइव। नहीं, अब मेरे पास, मैं अगर होगी भी तो दिखाऊंगा थोड़ी आपको। आपको पता है आपका एक अफेयर जो कई सालों से चल रहा है, जिससे रितु मैम भी बहुत कंफर्टेबल है, और वो है करंट अफेयर्स के साथ अफेयर। तो इसमें आपको कभी करंट नहीं लगा किसी मौके पर इस अफेयर से? कुछ जोर का झटका लगाओ। 2 बार तो ऐसा हुआ है। एक तो बहुत बड़े वो तांत्रिक थे, वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत सवाल पूछे हैं, मुझे पता है कि आपकी गाड़ी कब घर से बच्चों को लेने की निकलती है और गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है ये मुझे पता है।
ये उन्होंने धमकी दी थी। और एक बाहुबली नेता थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इसी तरह की धमकी दी थी। लेकिन मैंने बचपन से ये सीखा है कि डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया। थोड़ा तो दिल बैठा होगा सर कि गाड़ी में बम लगा देंगे और सुन के? नहीं नहीं, मुझे लगा ये क्या बम लगाएगा, हम इसको मैं एक बार फिर से बुला के इसके ही बम लगा दूंगा। अच्छा, लोग आते क्यों है जब उनको पता है कि हमारे बम लगने वाले हैं? मुझे लगता है उनको इस बात का विश्वास है कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं वो ईमानदारी से पूछे जा रहे हैं, उसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है उनको अपमानित करने की, या उनको एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का। आप जब करंट अफेयर्स और अफेयर की बात चल रही है तो आप घबराइए मत, पूछिए। जब रितु मैम से शुरू में मिले थे, आपको देख के लगता नहीं है पहले तो आपकी लव मैरिज हुई है? और ये लव मैरिज हुई है आपकी? हम लोग साथ काम करते थे और काम करते करते कब जिसको आप लव कहते हैं वो हो गया पता नहीं। हम दोनों का जो लव है, हमारा जो प्यार है, मोहब्बत है, वो हमारे काम से है। हाँ। और हमारा काम ही हमको इकट्ठे रखता है। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है, जिसकी वजह से मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। बिना नाम के, बिना ग्लोरी के कभी भी वो पब्लिक के सामने नहीं आती। मैं आपको बताऊं, जब ये आपकी अदालत के 21 साल हुए थे, तो जब स्टेज पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों थे, तो मैंने ये चाल चली, मैं चाहता था पब्लिक को एक बार बताऊं, तो मैंने इनको स्टेज पर बुलाया और मैंने कहा कि ये है इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं। तो ये आई और जब वहाँ से उठी हैं आते आते, इन्होंने एक ब्रीफ केस वहाँ रखा हुआ था, इनकी लात उसको लगी। अच्छा। वो ब्रीफ केस गिर गया। बाद में पता चला वो जो न्यूक्लियर बम का बटन जिसमें होता है वो ब्रीफ केस था। ओहो हो। तो लेकिन स्टेज पर आई तो ये इनको अच्छा नहीं लगा था कि मैंने उनको स्टेज पर बुलाया। बाद में भी काफ़ी सुनाया भी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोगों को पता चले। ख़ास तौर पे ये सिंबल है उन लोगों का, और सारे टीवी के लोग यहाँ बैठे हैं जो लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। हम लोगों तो अपना क्रेडिट मिल जाता है, अपने काम का नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों को कोई नहीं जानता। ये जो फेसलेस लोग हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट, इनका सम्मान करना चाहिए। और ये जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है हमारे काम का, उसकी वजह से ही हमने ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला किया। जो आज रजत शर्मा हैं और जो उस वक्त रजत शर्मा हैं, उनमें कैसे कनेक्ट बिठा पाते हैं आप? ये बड़ा मुश्किल काम है। आज मैं कभी भूलता नहीं जो ज़िंदगी के शुरुआत के दिन थे, जो गरीबी थी, गुर्बत थी, तकलीफ थी, मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ और हमेशा याद रखता हूँ। वही मेरी ताकत है। कभी रोमांटिक डिनर पे जाते हैं मैम के साथ आप? बाहर होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर कहीं बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो काम के लिए जाना है, तो उसमें फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। कहीं खाना खाने गए, जब वेटर आया तो उस पर भी आप इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि तूने GST ठीक नहीं लगाया हुआ? नहीं, बाहर जब जाते हैं तो फिर वो पूरी कमांड ऋतु जी के हाथ में होती है। क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, क्या करना है, वो सब उन्हीं पर होता है। आपकी कभी लाइफ में ऐसा मौका आया हो, किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपकी हेल्प की हो उस वक्त जब आपको बहुत ज़रूरत हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप मेंशन करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं उनका आज नाम तक नहीं जानता। कोई जैन साहब थे जो मुझे स्कॉलरशिप देते थे जब मैं पढ़ता था जी। लेकिन जो मेरे यादगार में है, जिस दिन मैं कॉलेज में गया, पहला दिन था और मैं लाइन में लगा था फीस देने के लिए, तो वो मेरे पास तो 2-2, 4-4 रुपये इकट्ठे हुए पैसे थे। तो वो अकाउंटेंट डांट रहा था मुझे, और जब कि इतने इकट्ठे पैसे लेके आया करो। जब फीस दी तो उसमें 4 रुपये कम थे और वो और ज़ोर से चिल्लाया। तो उस समय अरुण जेटली जो आज फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आए और उन्होंने उसके अकाउंटेंट को डांटा। वो उस कॉलेज के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। ओके। तो उन्होंने उसको डांटा कि भाई फ्रेशर से ऐसे कैसे बात करते हो, और 5 रुपये दिए कि अब फीस पूरी कर दो। मैंने ना भी किया, उन्होंने कहा नहीं। वो एक इंसिडेंट कभी नहीं भूलता हूँ। और फिर उसके बाद वो कंधे पे हाथ रख के मुझे कैंटीन ले आए और कहा कि तुम्हारे पास तो चाय के भी पैसे नहीं होंगे, तो चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। अच्छे भले आप हैंडसम आदमी हैं, इतना अच्छा आप सूट में लग रहे हैं, आप ही का पहना हुआ सर, बैक स्टेज से पहन के आया। तो क्यों ऐसे वॉशरूम की सुविधा अच्छी रहती है उसके अंदर, लेडीज में चले जाओ अगर जेंट्स ऑक्यूपाइड है तो दोनों में अच्छा रहता है मुझे। पर मुझे लोग देखना पसंद करते। मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ आपके सवालों का जवाब आपको देना है। जैसे आप जब ये गुत्थी बन के आते थे जी। अरे फिर आप फिर हो गए सर, मैं क्यों जवाब दूं?
आज आप बैठे यहाँ बैठ के आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप आज कटघरे में बैठे हैं? मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं जिंदगी मेरी बीत गई सवाल पूछते पूछते। अच्छा, आपकी अदालत में जो भी लोग आते हैं वो हमेशा बरी हो जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है कभी कभी? असल में जो जज होते हैं वो मीडिया के कोई पर्सनैलिटी होते हैं या कोई पब्लिक पर्सन होते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सलमान भाई के साथ पिक्चर कर रहा हूँ भारत, तो उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि बरी हो जाते हैं, सजा भी मिलती है, मैं उनको भी बताऊंगा। नहीं, सलमान तो आपको सजा जरूर देंगे ये सब पूछने के लिए। अगर आपको एक चांस दिया जाए जिसे आपने अभी तक नहीं बुलाया और आप उन्हें बुलाना चाहेंगे, वो कौन से शख्स हैं? हमने सुना है ट्रंप साहब को बुलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मैं बुलाना चाहता हूँ। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आदमी आपके अदालत के लिए कोई नहीं हो सकता। वो जो रोज़ टकराते हैं, जिस तरह से वो मीडिया से टकराते हैं, जिस तरह से वो अपनी सरकार से टकराते हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। और एक इंसान, आपकी कुछ अप्रोच है उनके पास? हाँ, मेरे डायरेक्ट बातचीत है। मैं सोशल मीडिया पे अभी मैसेज कर देता हूँ उनको नीचे। एक इंसान जिन्हें आप बुलाना चाहते रहे हैं बहुत अरसे से लेकिन अभी तक आए नहीं है, वो कोई शख्स हैं जो आपकी अदालत में जिन्हें आप एज ए गेस्ट बुलाना? एक आपने राहुल गांधी का नाम लिया, जिनको मैं ज़रूर हमेशा बुलाना चाहता हूँ आपकी अदालत में, वो आए तो अच्छा रहेगा। एक अमिताभ बच्चन है जी, वो भी आपकी अदालत में नहीं आए हैं, तो इस बात को बड़े खूबसूरती से टाल देते हैं। तो ये 2-4 लोग हैं जिनको मैं ज़रूर। तो मैं बच्चन साहब बन के बैठ जाता हूँ, मेरा इंटरव्यू कर लो। आ जाओ। नहीं। अरे इससे अच्छा क्या था? मैं मजाक कर रहा हूं। आप, मैंने सुना है नकल बड़ी अच्छी करते हैं बच्चन साहब की। मैं थोड़ा दिखाइए करके, ऐसा कैसे? सर, इल्जाम आप पे लगे हुए हैं। नहीं, ये इल्जाम थोड़ी है, ये तो मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। आप चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि एक सवाल से क्या करें? एक सवाल जिसका इसमें ही जवाब मिल जाएगा आपको। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं 3। ए, बी, अरे या सी। मेरा ऑप्शन है डी, सुनील ग्रोवर। अरे सर, आप बेधड़क सवाल पूछते हैं। अक्षय कुमार आए थे आपके शो में, कुछ भी पूछ डालते हैं। आपने उन पुराने अफेयर्स रह चुके हैं, गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, उनके बारे में पूछ डाला, तो आपको इस बात का डर नहीं लगा कि घर पे जाके उनका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो जाएगा? कभी सोच भी आई आपके दिमाग में इतनी सी? आती है। तो फिर आप उसे क्यों नहीं? नहीं, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं गेस्ट से 25 साल से ये लगातार कर रहा हूँ, अपने गेस्ट से ये पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहें मैं एडिट कर दूँ, जिस चीज़ से कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत ना हो जाए जी, जिससे कोई आपका सोसाइटी में आपको परेशानी ना हो जाए, आपके काम में आपको किसी तरह से नुकसान ना हो जी। तो अगर वो मुझे कहते हैं कि ये जो अफेयर वाली चीज़ें निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ। 1-2 ऐसे फिल्म स्टार हैं जी जिनके अफेयर्स की एडिटिंग हुई है। अच्छा, मैं बताऊंगा नहीं। तो आप भी अगर आएंगे आपकी अदालत में जी, तो आपके अफेयर्स की बात पूछूंगा और मैं आपसे चेक करूंगा कि इनको आपकी वाइफ तक पहुंचे हैं या ना पहुंचाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या मजा आता है सर इतने सारे सवाल पूछ के? आप, मुझे नहीं शायद मज़ा आता, लेकिन जनता को मज़ा आता है। ये तो बात सच है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है सर, आपकी जो सब कुछ लोगों को पता भी है और बहुत से लोगों को जो ये पता चलना चाहिए रजत सर की जर्नी के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई सर इसकी? बचपन में पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी का इलाका, एक गली है, उसमें एक मकान में तीसरी मंजिल पे एक 10 बाई 10 का कमरा था, जो मुझे बचपन याद है। उसमें 7 भाई, एक बहन, एक माँ, एक पिताजी, 10 लोग रहते थे। जी।
इतनी जगह नहीं थी कि हम फर्श पे सीधे सो सकें, तो वो जैसे कपड़े के थान होते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे तख्ते लगा के उस पर सोते थे। जी। बिजली नहीं थी तो रात में पढ़ने के लिए पास में एक रेलवे स्टेशन है, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, वहाँ जाता था। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहाँ जाके हम भाई नहा लेते थे और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए, बहन के लिए वो ले आते थे। वो एक साड़ी किनारे पे टांग कर उसके पीछे वो नहा लेती थी। खाने के लिए कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में मुझे याद है कि अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था। जी। तो लाइन में खड़े होकर वो पाउडर के डिब्बे ले आते थे दूध के, और कई कई दिन उसको गर्म करके वो पी के काम चलता था। लेकिन ऐसे वक्त में बाबूजी, हमारे पिताजी, बहुत हिम्मत देते थे और वो हमेशा बताते थे कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और वो शायद हिम्मत बार बार, एक बार उन्होंने मुझे कहा कि क्यों इतने दुखी हो? तो मैंने कहा कि आप देखिए कैसे अभावों में जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर अच्छे कपड़े होते, अच्छे स्कूल में जाते, बिजली होती, कार होती, तो कोई भी खुश रह लेता। जी। दम तो तब है जब गरीबी में, अभाव में खुश रह के दिखाओ। सर, आज आप टीवी का दम, यहाँ पे कॉन्क्लेव है पूरा, बात कर रहे हैं। उस वक्त आपके यहाँ टीवी था? नहीं, टीवी नहीं था बिल्कुल भी। मतलब बिजली नहीं थी तो रेडियो भी नहीं था, तो टीवी तो सवाल ही नहीं कई पैदा बार होता। आदमी टीवी लेके रख देता है। तो आप टीवी देखते कैसे थे, कहाँ देखते थे? नहीं देखते थे टीवी। मैंने देखना शुरू किया है जिस वक्त ये आपकी अदालत शुरू हुआ, उसके पहले टीवी नहीं देखता था। बाद में मैं जर्नलिस्ट बन गया, यूनिवर्सिटी में भी रहा, तो भी ऐसा हॉस्टल में, कॉलेज में थे तो वो टीवी देखते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कोई शौक नहीं था। और जब ये आपकी अदालत शुरू हुआ तब तक टीवी क्या होता है, टीवी की ताकत क्या होती है, टीवी को लोग कैसे देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कि उस समय जी टीवी शुरू हुआ था। हाँ। और उस पर ऐसे प्रोग्राम आते थे, जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी, और उन्हीं के बीच में ये प्रोग्राम आपकी अदालत शुरू हुआ। उस वक्त आपको एहसास था कि ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम इतना लंबा, इतनी जर्नी तय करने वाला नहीं, है? जिस दिन पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ तो पहले गेस्ट लालू यादव थे जी। और लालू जी वक्त से पहले आ गए। वो कह लिए हमको पटना वापस जाना है। पूरा जैसे ये कटघरा, ये सब तैयार नहीं था, सेट भी बना हुआ नहीं था। तो वो आकर के बैठे और अब मैं उनको बहला रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। जो रिहर्सल का टाइम रखा था वो भी मुझे नहीं मिला, तो सीधा प्रोग्राम शुरू हुआ। तो पहला मैंने शुरू किया, पहला सवाल पूछा तो किसने कहा, अरे नारियल तो तोड़ा नहीं। तो लालू जी को नारियल ला के दे दिया। उन्होंने सेट के बीचों बीच वो नारियल तोड़ दिया। वो सब जगह उसके वो छिटक गए, पानी उसका दिखने लगा। तो डायरेक्टर का जब तक ये सूखेगा नहीं, वो हेयर ड्राई से उसको सुखाया, फिर शुरू किया दोबारा प्रोग्राम। तो और अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैंने अच्छे सवाल पूछे, लालू जी ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए। वो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो जो डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। मैंने कहा अच्छा, क्या बात है साहब, क्या? लालू जी बोले अच्छा, एक छोटी सी रह गई चीज़ सर। क्या हुआ? छोटी सी कमी है जी, कर लेंगे। मैंने कहा हुआ क्या? सर वो आपका ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। छोटी सी चीज़ है। मैंने कहा आप क्या छोटी सी चीज़, एंकर का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो वो पूरे के पूरे सवाल उसी जगह जाके फिर दोबारा से वो मेरे कान में बताते, फिर से रिकॉर्ड किया और फिर उसको पैच किया। ऐसे तो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था। और पहला हुआ, और आज आप 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं। बहुत से लोग आपके शो में आते हैं और कई बार इमोशनल हो जाते हैं, मैंने देखा है, उनके आंसू भी निकल आते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मौका आया जब आप इमोशनल हो गए हो? अभी मैं ये जब आपकी अदालत के प्रोग्राम्स की वो देख रहा था जी। कैसे कैसे लोग आए, तो वाकई में मुझे थोड़ा आंख में आंसू आए, इमोशन आया कि मोदी जी ने क्या कहा, सलमान ने, शाहरुख ने, इतना प्यार, इतना सम्मान। मुझे लगता नहीं, कभी कोई लगता है कि पता नहीं इसके लायक हूँ भी या नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब आपकी अदालत में आए थे तो आसान नहीं था उनको लाना जी। और बहुत बड़े लीडर थे और उनकी हाजिर जवाबी हम जानते थे, और मैंने भी उनको बहुत तैयारी से सवाल पूछे थे। तो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। वाजपेयी जैसे बड़े आदमी आपकी अदालत में आए। उसके बाद वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो एक दिन मुझे एक प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा का डिनर था, वहाँ उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप
हाजिर होइए। थोड़ा मुझे लगा नाराज़गी में बोल रहे हैं, तो मुझे लगा मैंने कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। ये भी पूछा था आपके चेहरे की लाली का राज क्या है। अच्छा। तो मैं टाइम लेके उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि हमें आज आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा अटल जी आप बड़े आदमी हैं, आप कुछ भी मुझे कह सकते हैं। कहने लगा नहीं, हमारे दिल पे बोझ है, वो मैं बोझ उतारना चाहता हूँ। पहली बात ये उन्होंने कहा कि हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। मैंने कहा आपकी अटल जी 50 साल की तपस्या। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात ये कि हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिले नहीं। ये और भी बड़ी बात थी। मैंने कहा अटल जी इतने दिन में इतने सारे लोग, नहीं हमें आपसे मिलना चाहिए था। और तीसरी बात ये उन्होंने हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये महानता की पराकाष्ठा है। उनको ये तीनों बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत बड़े इंसान थे, दुनिया में उनका सम्मान था, और मैं एक सिर्फ प्रोग्राम उनके साथ किया था। और जब उनकी बातें मैं सुना और 2-3 दिन तक मैं सो नहीं पाया, उनकी बात मेरे दिल में बार बार गूंजते रही। और मुझे लगा कि इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट अगर अटल जी जैसा व्यक्ति देता है, तो वाकई में ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे से कभी कोई गलती ना हो, मेरे से कभी ऐसा कुछ ना हो जाए कि इस सम्मान को। इतने सवाल पूछे आपने अपने करियर में। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर कहते होंगे कि ये गोली आप 3 सवाल के बाद लेना, ये गोली आप 8 सवाल के बाद लेना। इतने सवाल सर, मैं फिर से पूछना चाहूँ। आपकी जो कागज है आपके हाथ में, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पे मैंने एक्चुअली राशिफल बनाया हुआ अपना। हाँ। कि आप मुझसे सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें आपके राशिफल में लिखा है कि आप यहाँ से ठीक ठाक वापस जा सकेंगे या नहीं? नहीं सर, कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। आप दिखाइए। देखिए, इसमें 2-3 सवाल हैं। अरे फिर आप सवाल ही पकड़ रहे हैं। नहीं, तो आपसे यही पूछ रहा हूँ मैं कि इतने साल से आप ये कॉमेडी शोज कर रहे हैं। हाँ जी। कभी आपको लगा कि आप ऐसे आपके अदालत में खड़े होकर मुझसे सवाल पूछेंगे? एक्चुअली मेरे लिए बहुत ऑनर और गर्व की बात है कि मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो सारी दुनिया से सवाल पूछते हैं, और लोग इस कैटेगरी में बहुत शौक से आते हैं, बहुत गर्व से आते हैं। नहीं तो माँ बाप बचपन में कहते हैं बेटे को कभी, मेरे बच्चे को कभी अदालत का मुंह नहीं देखना पड़े, लेकिन ये एक अदालत है जिसमें माँ बाप खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं जब वो इस अदालत में आते हैं, रजत शर्मा जी की अदालत में, आपकी अदालत में। जैसे आपने इसमें सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है, ये क्या मतलब इसका? एम्बेरसमेंट, ब्लश, ये पूछना भूल गया? नहीं भूला नहीं हूँ, मौका नहीं आया क्योंकि। और दिखाइए बाकी। ये एम्बेरसमेंट ब्लश का मतलब ये है कि जब हीरोइंस आती हैं, जब लड़कियां आती हैं, तो आप खास किस्म से ब्लश करने लगते हैं, ज्यादा स्माइल करते हैं। आप नहीं कटरीना कैफ के साथ फ्लर्ट करते? ये फिर आप सवाल आप उससे पूछ रहे हैं। तो एक हल्की सी तारीफ कर दें, आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं, आप बड़े हॉट लग रहे हैं रजत जी, रजत जी। रजत जी की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, एकदम से ऐसे हो जाती है। रजत जी यू आर लुकिंग सो क्यूट, एकदम गाल लाल लाल हो जाते हैं बिना मेकअप के, यहाँ से एकदम पर्सनैलिटी। इसका क्या चक्कर है सर? जब दूसरे लोग आते हैं आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जब हीरोइन आती है तो ब्लश करने लगते हैं। ऐसा करो, आप एक बार आपकी अदालत में आओ जी, कटघरे में बैठो जी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गाल लाल कैसे होते हैं। ये बिल्कुल आप वैसा ही है कि सवाल आपसे पूछो और बल्ले पे बॉल लग के ना आप। नहीं, अब सवाल तो आपके मेरे पास है सारे। नहीं, आपके पास ही सारे सवाल हैं और इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब हैं आप। एक बार रजत शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और कोई जजमेंट पास करना चाहेगा इस मुकदमे पर? जजमेंट पास करें उससे पहले एक दो बात मैं कहना चाहता हूं। जी। पहली बात तो ये कि 25 साल में ये पहला मौका है जब मैं ऐसे कटघरे बैठा जिसने मुझे सवाल पूछे, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया। आपकी कॉमेडी का और जिस अंदाज में आपने सवाल पूछे लाजवाब है। कभी मौका लगा तो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप आपकी अदालत कर सकते हैं। आपकी अदालत
जो बड़ा प्रोग्राम बना है ये मेरे सवालों से, मेरी मेहनत से, मेरे विट से नहीं बना। जो लोग आते हैं आपकी अदालत में, हिम्मत करते हैं जवाब देने की और गेस्ट बन के आते हैं और हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, मैं आज इस मंच से ऐसे सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे बनाया, उनकी वजह से मैं इतना बड़ा बना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रजत सर, जोरदार तालियां रजत सर के लिए एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी अदालत में मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके सामने खड़े होकर सवालों के देवता से सवाल कर रहा था। थैंक यू सर। आपने अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब इसका किराया मैं आपको देके जाऊंगा जो सूट पहना हुआ है। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।